हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है तरुण कुमार। मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ा दिए हैं। आज पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले की वीडियो जो आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक है टर्नरी जोड़, जिसे हम टर्नरी जॉइंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन जानेंगे। जब जब तीन कड़ी आपस में एक ही बिंदु पर जुड़ती हैं तब प्राप्त जोड़ टर्नरी जोड़ कहलाता है। क्या समझे आप? तो एक पॉइंट है, किसी बिंदु पर तीन कड़ी आपस में जुड़ रही हैं। ठीक है, तीन कड़ी आपको दिख गई। ये वाला शेड्यूल है, ये वाला डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तीन कड़ी आपस में जुड़ रही हैं एक ही बिंदु पर, तो क्या होगा? ये टर्नरी जोड़ होगा। आपको बाइनरी जोड़ मैंने पिछली वीडियो में बताया था। बाइनरी जोड़ में क्या होता है? दो कड़ी आपस में किसी बिंदु पर जुड़ती हैं, उसे बाइनरी जोड़ कहते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जानेंगे क्या है। एक टर्नरी जोड़ दो बाइनरी जोड़ के बराबर होता है। कह सकते हैं वन टर्नरी, यानी वन टर्नरी इक्वल टू बाइनरी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यानी क्या कहा है? एक टर्नरी जोड़ दो बाइनरी जोड़ के बराबर होता है। तो चित्र डायग्राम दे रखा है आपको, डायग्राम में देख सकते हैं आप। चित्र में एक चैन दिखाई गई है। चित्र में एक चैन दिखाई गई है। जो चैन है मतलब पूरा जो डायग्राम है एक आपका चैन है। ठीक है, अतः चैन के लिए समीकरण से, चैन का जो समीकरण होता है, फर्स्ट समीकरण जे बराबर क्या होता है? जे बराबर 3/2 L-2 ये होता है। ठीक है, इसमें H/2 इसलिए दिया है क्योंकि H हमेशा क्या होता है? इक्वल 0 होता है। लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, H इक्वल 0 होता है, तो इसको J बराबर हम 3/2L-2 लिख सकते हैं। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। J क्या है? यहाँ पर हमारा J बाइनरी जॉइंट है और L लिंक होती है। बाइनरी जॉइंट की संख्या हमें 3 पता है। कैसे? देखो हम बताएं आपको बाइनरी जॉइंट कितने हैं। आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। तो बाइनरी जॉइंट मैंने बताया था, दो कड़ियों को मिलकर एक बाइनरी जॉइंट बनता है। दो कड़ियाँ कहाँ मिल रही हैं? एक तो यहाँ बिंदु सी पर कड़ियाँ दो मिल रही हैं, एक बाइनरी जॉइंट हो गया हमारे पास। बिंदु ए पर दो कड़ियाँ मिल रही हैं, तो दो बाइनरी जॉइंट हो गए। बिंदु ई पर दो कड़ियाँ मिल रही हैं, तो हमारे पास कितने? तीन बाइनरी जॉइंट हो गए। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। तो बात की जाए टर्नरी जॉइंट की, तो टर्नरी जॉइंट हमारे पास क्या है? तो जहाँ हम मतलब तीन कड़ियों को एक बिंदु पर मिलते हुए देखते हैं, उसे क्या कहेंगे? टर्नरी जॉइंट। तो टर्नरी जॉइंट की बात की जाए तो एक टर्नरी जॉइंट बिंदु बी पर है, क्योंकि इसमें एक बिंदु पर तीन क्या जुड़ रही हैं? कड़ियाँ जुड़ रही हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। एक बिंदु डी पर तीन कड़ियाँ जुड़ रही हैं, तो दो क्या हो गए? टोटल दो टर्नरी जॉइंट हो गए आपके। इतना आपको इक्वली समझ में आ गया होगा। तो आपको मैंने अभी बताया था वन टर्नरी बराबर क्या होता है? टू बाइनरी। यानी एक टर्नरी जॉइंट है तो हमारे उसका मान कितना होगा? टू बाइनरी के बराबर। अब यहाँ दिया क्या है? टू टर्नरी, तो इसमें टू की गुणा दो में कर देंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? फोर बाइनरी हो जाएंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 × 2 बराबर फोर बाइनरी। यानी जब हमें पता है एक टर्नरी बराबर टू बाइनरी है, तो टू टर्नरी बराबर चार बाइनरी हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। यही दिया है बाइनरी जॉइंट इक्विवेलेंट टू बाइनरी जॉइंट। ठीक है, फोर हो गए। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आएगा। टोटल बाइनरी जॉइंट की बात की जाए तो कितने हो गए? थ्री हमारे पास ऑलरेडी थे और चार और हो गए जोड़ के। ठीक है, तो 7 हो गए बाइनरी जॉइंट। टोटल बाइनरी जॉइंट 7। तो अब फॉर्मूला हमारे पास क्या था? J इक्वल 3/2L-2। H को तो हम 0 मान लेते हैं, इससे बोलो मत बोलो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? इसमें 7 रख दिया हमने, किसका मान? बाइनरी जॉइंट का। बाइनरी जॉइंट को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, तो J का मान क्या हो गया? 7। और प्लस H की वैल्यू तो हमारे पास 0 है, इक्वल 3/2L की वैल्यू क्या है? 6। लिंक की संख्या, नंबर ऑफ लिंक। लिंक कितनी जुड़ी है इस डायग्राम में? एक लिंक, दो लिंक, तीन लिंक, चार लिंक, पांच लिंक और ये 6 लिंक। तो नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए? 6। और -2 इसके फॉर्मूले में है। 7 बराबर 7, इसको कह सकते हैं LHS बराबर RHS। तो अतः दिया क्या है? अतः LHS तथा RHS बराबर होने के कारण चित्र में दिखाई गई चैन शुद्धगत की चैन कहलाती है। ठीक है, जब इक्वल हो तो हमारी कौन सी चैन कहलाएगी? शुद्धगत की चैन। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाटरनरी जॉइंट। क्वाटरनरी जॉइंट की बात की जाए, इसको हिंदी में क्वाटरनरी जोड़ कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है इसमें? इसकी डेफिनेशन जानते हैं। जब किसी चैन में चार कड़ी आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, अब बात हो रही है, देखो किसी चैन में 1 2 3 4, तो किसी चैन में चार कड़ी आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनता है? वो क्वाटरनरी जॉइंट कहलाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो आगे क्या है? एक क्वाटरनरी जॉइंट तीन बाइनरी जॉइंट के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एक क्यू, यानी क्यू को रिप्रेजेंट करेंगे बराबर 3 बाइनरी। समझ में आ गया आपको? तो एक क्वाटरनरी बराबर 3 बाइनरी। ठीक है, तो चित्र में एक कड़ी दिखाई गई है। चित्र में एक कड़ी दिखाई गई है जो यहाँ पर उतारा नहीं है। आई होप मैं आपको समझा दे रहा हूँ। एक कड़ी बना लो कैसे भी, ये चित्र में एक कड़ी बना लो, ये ऐसी देखो। ये आपको दिख रही होगी। ठीक है, इसमें क्या कहता है? चार जॉइंट एक बिंदु पर, इसे ए ले, इसको नाम ए दे दो, इसका बी दे दो, इसका सी, इसका डी और इसका ओ।
तो बिंदु कहाँ पर, मतलब हमारे क्वाटरनरी जॉइंट कहाँ मिल रहा है, जहाँ पर हमारे 4 बिंदु जुड़े होते हैं। ठीक है, 4 कहाँ जुड़े हैं, बिंदु ओ पर आपको दिख रहे हैं 4 जॉइंट जुड़े हैं। ठीक है, 4 कड़ियाँ जुड़ी हैं, तो हमारा क्या हो गया कि क्वाटरनरी जॉइंट हो गया। और ये क्या है हमारा, जहाँ 3 जुड़े हैं वो एक टर्नरी, ये भी टर्नरी, ये भी टर्नरी और ये भी टर्नरी। तो हमारे इसमें 4 टर्नरी जोड़ हो गए और एक क्वाटरनरी हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो बात करते हैं क्वाटरनरी की डेफिनेशन द्वारा लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, इस वाले चित्र से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो द्वारा देख लेते हैं क्वाटरनरी की डेफिनेशन क्या है। जब किसी चेन में 4 कड़ी आपस में जुड़ती हैं, अभी बताया आपको, तब प्राप्त जोड़ क्वाटरनरी जोड़ कहलाता है। ठीक है, एक क्वाटरनरी जोड़ 3 क्वाटरनरी जोड़ के एक क्वाटरनरी जोड़ 3 बाइनरी जोड़ के बराबर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 1Q बराबर 3V, उसमें क्या होता था 1T बराबर 2V, यानी टर्नरी जोड़ की बात की जाए तो 1 टर्नरी जोड़ बराबर क्या होगा 2 बाइनरी। ठीक है, अब यहाँ क्वाटरनरी की बात हो रही है, 1 क्वाटरनरी बराबर 3 बाइनरी। ठीक है, हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बाइनरी जोड़ में बदलना पड़ता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये समझ में आ गया आपके, एक क्वाटरनरी जोड़ बराबर 3 बाइनरी जोड़ के बराबर होती है। तो एल बराबर क्या है हमारे, इसमें एक आपको डायग्राम दिया है, नंबर ऑफ लिंक कितनी होंगे इसमें, नंबर ऑफ लिंक कितनी लगी है। पहले नंबर ए से गत करते हैं, 1 2 3 4 5, ये तो बाहर वाली लिंक हो गई। 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ लिंक कितनी है 10, हमारे पास 10 लिंक हो गई। एच हमेशा क्या होता है हमारा, शून्य होता है, तो एच हमारा क्या मिल गया, शून्य मिल गया। लिंक कितनी हो गई, 10 हो गई। अब नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट की बात की जाए, बाइनरी जॉइंट क्या होता है, जिसमें बाइनरी एक बिंदु से 2 कड़ियाँ जुड़ी होती हैं, उसे बाइनरी जॉइंट कहते हैं। बाइनरी जोड़ हमें बिंदु डी पर मिलता है, क्योंकि इसमें 2 कड़ी एक ही पर मिल रही हैं और कहीं आपको दिख रही हैं नहीं, तो इसलिए एक हमारे पास बाइनरी जोड़ है। नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, ठीक है, ये गलत दिया है, अब नंबर ऑफ टर्नरी जॉइंट होगा यहाँ। ठीक है, टर्नरी कर लें, तो नंबर ऑफ टर्नरी जॉइंट, टर्नरी कितने होते हैं, जहाँ पर हमारे क्या 3 कड़ियाँ आपस में एक बिंदु पर जुड़ी हों। तो बिंदु ए पर 3 कड़ियाँ जुड़ी हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा। बिंदु जी पर भी 3 कड़ियाँ जुड़ी हैं, बिंदु बी पर भी 3 कड़ियाँ जुड़ी हैं, और बिंदु सी पर भी 3 कड़ियाँ जुड़ी हैं, और बिंदु क्या है ये, बिंदु ई पर भी 3 कड़ियाँ जुड़ी हैं, और बिंदु एफ पर भी 3 कड़ियाँ जुड़ी हैं। तो नंबर कितने हो गए 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गई। नंबर ऑफ टर्नरी जॉइंट, टी बनाना है ना, ये टर्नरी जॉइंट है। ठीक है, आपको ध्यान रहना चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्नरी जॉइंट हो गए हमारे 6, और अब टर्नरी को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो हम टर्नरी को बाइनरी में बदलेंगे, तो एक टर्नरी बराबर क्या होता है आपको बता दूं, एक टर्नरी बराबर क्या होता है, एक टर्नरी बराबर 2 बाइनरी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, एक टर्नरी बराबर 2 बाइनरी। तो एक टर्नरी बराबर 2 बाइनरी है, तो एक में हम किसकी गुणा करें, 6, हमारे पास टर्नरी जोड़ कितने हैं 6 टर्नरी इक्वल 2 × 6, दोनों तरफ मैंने 6 की गुणा कर दी, तो कितने हो गए 6 टर्नरी इक्वल 12 बाइनरी। ठीक है, तो हमारे पास 12 बाइनरी जॉइंट हो गए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बाइनरी जोड़ कितने हो गए हमारे पास 12 हमने लिखा नहीं है। और टोटल बाइनरी जोड़ की बात की जाए, टोटल ये बाइनरी जॉइंट है, तो कितने हो जाएंगे 12, तो हमारे उसके हो गए 6 × 2 12, और एक हमारे पास दिया है, ये दिया है ना नंबर ऑफ डी, तो इसको हमने टोटल 13 कर दिया, तो हमारे पास कितने जॉइंट हो गए 13। इस हमने बाइनरी में क्यों कन्वर्ट किया, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे पास टर्नरी के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ना कि क्वाटरनरी के लिए फॉर्मूला। हमारे फॉर्मूला में क्या दिया जाता है, बाइनरी जॉइंट नंबर ऑफ लिंक ओनली, यही दिया होता है, तो इसे हमें बाइनरी जॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, इसे सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, जे प्लस H/2 बराबर 3/2 L-2। तो इसमें क्या है, हमें मान रखने हैं। तो जे का मान हमारे पास क्या दिया 3, बाइनरी जॉइंट का मान 3, और बाकी एल का नंबर ऑफ लिंक 10 है, और हमें सॉल्व करके 13 इक्वल 13 मिल गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, LHS इक्वल RHS। ठीक है, तो एल नंबर ऑफ लिंक्स की अगर हम दूसरे डायग्राम की बात करें, तो ये यहाँ तक तो हमारा हो गया। तो दूसरे डायग्राम में हमने नंबर ऑफ लिंक्स गिनते हैं, कितनी लिंक है इसमें। तो लिंक की बात करी जाए तो इसमें कितनी है गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 लिंक हैं इसमें। ठीक है, 12 हैं, एक और बार गिन लेते हैं, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो लिंक कितनी है हमारे पास, सबके बाद 12 है। ठीक है, 12 लिंक है हमारे पास।
तो 12 लिंक है, तो इसने क्या लिखा है 11 लिख दिया, कोई बात नहीं 12 लिख लो, ठीक है। 12 लिंक है, नंबर ऑफ लिंक्स कितनी होगी 12। अब बात की जाए बाइनरी जॉइंट की, बाइनरी जॉइंट जहाँ पर दो कड़ियाँ आपस में जुड़ती हैं वो क्या है, एक ही है, ठीक है, एक ही आपको दिख रहा होगा, एक बाइनरी जॉइंट हो गया। अब टर्नरी जॉइंट की बात की जाए, टर्नरी कितनी है, जहाँ पर 3 कड़ियाँ आपस में जुड़ती हैं, 1 2, ये नहीं है, ये बाइनरी होगा, ये बाइनरी होगा, ये बिल्कुल ही गलत दे रखा है, इसे छोड़ दो, क्योंकि इसमें क्या है, ये बाइनरी जॉइंट है, यहाँ पर मतलब गलती की गई है, ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर जुड़ेगा, ये ऐसे बनेगा ये डायग्राम ऐसे, कोई बात नहीं, इसे छोड़ दो, तो नेक्स्ट में मैं आपको बता दूंगा। तो ये बिल्कुल यही है, फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो बात चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आपका बहुत ही ईजी है, इसे समझ लेंगे, यंत्र विन्यास। अब यंत्र विन्यास टॉपिक की ओर आ गए हैं हम। यंत्र विन्यास जब किसी शुद्धगत की चैन की, ठीक है, जब किसी शुद्धगत की चैन की एक कड़ी को बद्ध कर दिया जाए, यंत्र विन्यास की जो डेफिनेशन है उसे जानेंगे। जब किसी शुद्धगत की चैन की, ठीक है, एक कड़ी को बद्ध कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, तो प्राप्त चैन यंत्र विन्यास कहलाती है। अब मानो कोई चैन है मेरे पास, एक चैन ले ले, ठीक है, ये चैन है, ठीक है, ये चेन है, इसकी मेरे पास 4 कड़ियाँ, 1 2 3 4 कड़ियाँ, इनकी एक कड़ी को मैंने फिक्स कर दिया, यानी ये ज़मीन पर रखे ऐसे मान लो, फिक्स है, ये हल नहीं सकती, ठीक है, ये यहाँ पर फिक्स है, ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो ये क्या कहलाएगी हमारी एक कड़ी, यंत्र विन्यास की, मतलब जब किसी शुद्धगत की चैन की एक कड़ी को बद्ध कर दिया जाए तो प्राप्त चैन यंत्र विन्यास कहलाएगी। अब किसी मतलब ये मैंने डायग्राम दे दिया, इसकी एक कड़ी को बद्ध कर दिया जाए, ठीक है, फिक्स कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगी, ये यंत्र विन्यास बन जाएगा, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट समझते हैं यंत्र विन्यास का प्रयोग। अब इसका प्रयोग जो है विभिन्न प्रकार की गति पारित करने के लिए किया जाता है। आपको यंत्र विन्यास के बारे में पता चल गया। अब इसके प्रकार हैं, टाइप ऑफ यंत्र विन्यास, मतलब टाइप ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है, यंत्र विन्यास के प्रकार, टाइप ऑफ मैकेनिज्म। इसकी बात की जाए तो 4 बार चैन मैकेनिज्म, ठीक है, मतलब 4 बार चैन मैकेनिज्म की बात की जा रही है। फिर सिंगल सिलेंडर क्रैंक मैकेनिज्म, डबल सिलेंडर मैकेनिज्म, इनकी बात की जाएगी, तो आपको टॉपिक में मिल जाएगा ये। तो नंबर 3 प्रकार के हो गए। तो पहला प्रकार है, उसे आप वीकली मतलब गहराई से पढ़ते हैं, चलो। तो 4 बार चैन मैकेनिज्म, तो मतलब 4 षड्यंत्र विन्यास, ठीक है, इसको टॉपिक को समझते हैं। इससे पहले आपको समझ में आ गया होगा, इसमें क्या है, पहले डायग्राम बना दिए हैं, डायग्राम से आप बहुत इजीली तरीके से समझ में आएंगे। यंत्र विन्यास दिया जाए आपको, तो समझ जाओ आप क्या करना है। सबसे पहले पूरे एक डायग्राम में से कितनी भी कड़ी दे रखी हो, 4 3 4 5, मतलब किसी भी, मतलब कड़ी जब भी कहलाएगी जब उस मतलब वो चारों तरफ से घिरी हुई हो, ठीक है, मतलब बंद हो, फिक्स बंद हो, उसे ही तो कड़ी कहते हैं। तो ये बंद है, ठीक है, तो ये 4 कड़ी हैं इसमें, ठीक है, 4 कड़ी में क्या है, एक फिक्स है, ये कड़ी एक फिक्स है, और इसमें ये फिक्स है, तो फिक्स कड़ी को क्या कहेंगे हम, यंत्र विन्यास। तो आप समझ गए। तो बात करी जाए डायग्राम 1 की, डायग्राम 1 में क्या दिख रहा है आपको, ये वाला फ्रेम, इसे फ्रेम कहेंगे क्योंकि ये फिक्स है। तो ये क्या है, छोटी वाली जो सबसे छोटी लिंक होती है वो हमारी क्या होती है, क्रैंक होती है, ठीक है, और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन होती है उसके सामने जस्ट कौन सी होती है, वो रॉकर या लीवर कहलाती है, ठीक है। अगर इसके बराबर है तो ये कहलाएगी क्रैंक, अगर बराबर नहीं है, बड़ी है, तो क्या कहलाएगी, रॉकर या लीवर। आई होप आपको समझ में आ गया। अब ये होती है इसके इन दोनों कड़ियों को जोड़ने वाली, ये इस कड़ी, इस देखो आपको समझा दूँ, कड़ी 2 और कड़ी 4 को जोड़ने वाली जो वो लिंक होती है, ये नंबर ऑफ 3 नंबर वाली लिंक को कपल कहते हैं, कपलर कहते हैं, ठीक है, जोड़ना इसका काम है, दोनों कड़ियों को जोड़ना, तो इसे क्या कहेंगे, कपलर। आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वाले डायग्राम में समझते हैं, ये तो पहला हो गया डायग्राम, ठीक है, ये फ्रेम नीचे वाला। तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या है, नेक्स्ट वाले में अब हमने इसे फिक्स कर दिया, ठीक है, कड़ी 2 को फिक्स कर दिया, तो हमारी सबसे छोटी क्या होगी, क्रैंक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एक और बात बता दूँ, हाँ हम इनपुट दे रहे हैं तो हमें इसको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, और इधर इसमें इनपुट मिल रहा है तो इधर आउटपुट, और इधर आउटपुट मिल रहा है तो इधर इनपुट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हमेशा फिक्स वो जो होती है हमारी, उसके जस्ट सामने क्या होता है, कपलर। ये दोनों मैंने क्रैंक लिए हैं आपकी बार, क्योंकि क्रैंक ये डबल क्रैंक वाला है, ठीक है। तीनों के ये हमें एग्जाम्पल जो दिए थे आपके, तीनों ये वाले, इनके तीनों के क्या है, डायग्राम है, ठीक है, तीनों के डायग्राम एक ही साथ दे दिए गए हैं। पहले का जो 4 बार चैन मैकेनिज्म की बात की जा रही है, तो वो इसके लिए ये वाला डायग्राम है, और दूसरा वाला क्या है, सिंगल सिलेंडर क्रैंक मैकेनिज्म, तो उसके लिए क्या डायग्राम, ये वाला डायग्राम है, इसमें डबल क्रैंक लगे होते हैं, फिक्स पॉइंट ये वाला है, ठीक है, लिंक ये वाली, और ये कपलर लगा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट में क्या है, तीसरा वाले को क्या कहेंगे हम, डबल सिलेंडर मैकेनिज्म। अब इसमें डबल सिलेंडर मैकेनिज्म क्या है,
ये फिक्स लिंक है, और ये क्या है, लीवर, और ये भी लीवर या रॉकर है। दो लीवर या रॉकर है, इसमें क्या है, क्रैंक नहीं है, ठीक है। ये कपलर है, इनको जोड़ने का काम करता है। जस्ट फिक्स चैन के जो सामने होता है, फिक्स कड़ी के जो सामने होता है, जस्ट उसे क्या कहेंगे, कपलर, जोड़ने का काम करता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, बहुत ही गहराई से जान लेंगे, तब आपको क्लियरली चित्र समझ में आ जाएंगे। तो इसे जानते हैं, चार छड़ चैन यंत्र विन्यास, ठीक है। हम जानते हैं कि शुद्ध गतिक चैन चार कड़ियों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। शुद्ध गतिक जो चैन होती है चार कड़ियों से मिलकर बनी होती है। अब उसमें अगर एक फिक्स कर दी जाए तो यंत्र विन्यास बन जाता है, ठीक है। अब जिसके मध्य सापेक्ष गति पूर्णतः या सफलतापूर्वक निरुद्ध होती है। चित्र में एक चार छड़ चयन यंत्र विन्यास दिखाया गया है। तो चित्र में देख लेंगे चार छड़ चयन यंत्र विन्यास है, वही चित्र है, वो यहाँ पर दिखा दिए। वो पहले हमें एकदम एग्जाम्पल के समझाने के तौर पे दिए थे, आपको ये उतारने हैं, ठीक है, उसे छोड़ देना है। तो आपके बाद क्या, चित्र में एक क्या दिखाया गया है, चार छड़ चयन यंत्र विन्यास दिखाया गया है। तो आगे समझते हैं इसको। आगे क्या है, जो चार कड़ियों ए बी की बात की जाए तो ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है। आपको दिख रही है, जो ए बी एक कड़ी ए बी हो गई, बी सी दो कड़ी हो गई, सी डी तीन कड़ी हो गई और डी ए चार कड़ी हो गई, से मिलकर बना है, ठीक है। आप समझ गए, जो चार कड़ियों से मिलकर बना है। सभी कड़ियाँ आपस में पिन द्वारा जुड़ी हैं। पिन मतलब एक दूसरे को रोटेट कर सकती हैं, ठीक है। जुड़ी होने के कारण घुमाव युगल बनाती हैं, ठीक है, घूम सकती हैं चारों कड़ियाँ आपस में, ठीक है। अतः चार छड़ चैन यंत्र विन्यास पर चार घुमाव युगल में से मिलकर बना होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब बात की जाए यहाँ के चार छड़ चैन यंत्र विन्यास द्वारा लगातार गति पारक्षण के लिए कम से कम एक क्रैंक का होना आवश्यक है। इस डायग्राम में मतलब कम से कम एक क्रैंक होना जरूरी है, क्योंकि इसे घुमाएगा कौन, क्रैंक घुमाने का काम करती है। तो एक क्रैंक लगा दी हमने, आपको समझ में आ गया। तो ठीक है, तो छोटी वाली जो लिंक है, लिंक जिसे कड़ी कहते हैं, कड़ी हमेशा क्या होती है, क्रैंक होती है। आप यहाँ तक समझ गए। अतः चार छड़ चैन यंत्र विन्यास में कम से कम एक क्रैंक होने के लिए ग्रिसॉप ने एक नियम का प्रतिपादन किया है। ग्रिसॉप का जो नियम है उसे हम जान लेंगे। यदि इस नियम के अनुसार यदि चार छड़ यंत्र विन्यास में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी कड़ियों की लंबाइयों का योगफल, अब देखो सबसे छोटी और सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी ये कड़ी 2 है, और सबसे बड़ी कौन सी है, कड़ी 3, ठीक है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी कड़ियों की लंबाइयों, इन दोनों कड़ियों की लंबाइयों का योग सदैव अन्य दो कड़ियों की लंबाइयों का योगफल से कम या बराबर होना चाहिए। या तो कम होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट में क्या है, चित्र में दिखाई गई चार छड़ चैन यंत्र विन्यास में कड़ी 1 जो बद्ध है, कड़ी 1 इसमें फिक्स है, आपको दिखाई दे रही है कड़ी 1 ये फिक्स है, ये फिक्स कड़ी है, ठीक है। ये ध्यान रखना, कड़ी 1 फिक्स है, ठीक है। फ्रेम कहलाती है, इसे हम फिक्स कड़ी को क्या कहेंगे, फ्रेम कहेंगे। सबसे छोटी कड़ी ए बी पूर्णतः घूर्णन के कारण क्रैंक कहलाएगी, क्योंकि ए बी सबसे छोटी है, इसलिए वो है क्या कहलाएगी, क्रैंक कहलाएगी, वो घूम सकती है घूर्णन के कारण। तथा कड़ी 4 दोलन गति करने के कारण, ठीक है, कड़ी जो 4 है दोलन गति करने के कारण लीवर या रॉकर कहलाती है। मतलब वो एक मतलब अपने अक्ष के प्रति हलती है, ठीक है, दोलन करती है, तो वो क्या कहलाएगी, लीवर या रॉकर। तो कड़ी VC जो कड़ी 2 है, बात 2 की करी जा रही है, कड़ी 1 को आपस में जोड़ने के कारण कपलर कहलाती है। मैंने बताया था आपको, जो ये कड़ी आपको दिख रही है, कड़ी 2 और कड़ी 4, कड़ी 3 जोड़ रही है इन दोनों कड़ियों को आपस में बिंदु B पर और बिंदु C पर, तो ये क्या कहलाएगी, कपलर कहलाएगी। आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो कपलर कहाँ है, रॉकर कड़ी 2 तथा कड़ी 4 को आपस में जोड़ने के कारण कपलर कहलाती है। कपलर का कार्य एक कड़ी से दूसरी कड़ी की तरफ गति को पारित करना होता है। तो कपलर आपको समझ में आ गया होगा, एक कड़ी से दूसरी कड़ी की, और क्या कहते हैं, एक कड़ी से दूसरी कड़ी की तरफ गति को पारित करना इसका काम है, ठीक है। चित्र में दिखाई गई यंत्र विन्यास घूर्णन गति को दोलन गति में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस चित्र के बारे में पूछे कि पहले वाले चित्र में क्या है, मतलब चित्र में दिखाई गई यंत्र विन्यास जो है घूर्णन गति को दोलन गति में, ठीक है, घूमने वाली गति को डोलने वाली यानी दोलन गति में परिवर्तन के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल तो दिया था चार छड़ चैन यंत्र विन्यास के उत्क्रमण। अब इसके उत्क्रमण देख लेते हैं, अभी इसी का चल रहा है टॉपिक, पहले वाले का ही। तो हम जानते हैं कि बारी बारी से किसी भी चैन की विभिन्न कड़ियों को बद्ध करके प्राप्त किए गए यंत्र विन्यास उत्क्रमण कहलाते हैं। यानी नहीं समझे आप, जैसे मैंने एक डायग्राम ले लिया, ये आपको दिख रहा होगा, तो इसमें 4 लिंक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो इसमें कभी इसको लिंक को बद्ध कर दिया यानी फिक्स कर दिया, फिर इसको कर दिया, फिर इसको कर दिया, फिर इसको कर दिया, तो क्या कहलाएंगे, ये इसके उत्क्रमक कहलाएंगे। आप समझ गए,
इस डेफिनेशन को द्वारा देख लेते हैं। हम जानते हैं कि बारी बारी से किसी भी चेन की विभिन्न कड़ियों को बद्ध करके ठीक है, बद्ध करके फिक्स करके प्राप्त किए गए यंत्र विन्यास उत्क्रमण कहलाते हैं। ठीक है, अतः 4 छड़ यंत्र चैन यंत्र विन्यास को उत्क्रमण निम्न प्रकार हैं। ठीक है, तो पहला जो प्राप्त होता है हमें क्रैंक जिसे डबल क्रैंक कहते हैं, दूसरा प्राप्त होता है क्रैंक लीवर और तीसरा प्राप्त होता है लीवर। ठीक है, तो ये होगा क्रैंक मैकेनिज्म और ये होगा क्रैंक लीवर मैकेनिज्म और ये क्रैंक लीवर मैकेनिज्म यानी लीवर यंत्र विन्यास। तो नेक्स्ट क्या है, पहला हमने इसमें ही क्या दिया है, फर्स्ट क्रैंक यानी डबल क्रैंक मैकेनिज्म यानी दोहरा क्रैंक यंत्र विन्यास कहते हैं हिंदी में आप। तो इसको जानेंगे बहुत ही इजीली तरीके से। तो चित्र में एक दोहरा क्रैंक यंत्र दिखाया गया है, 4 कड़ियों से मिलकर बना है, ये आपको सभी में लिखना है। चारों कड़ियाँ आपस में घुमाव युगल बनाती हैं, ये भी आपको पॉइंट लिखना है हर उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल में इस यंत्रावली में कड़ी 2 और कड़ी 4 समान लंबाइयों के होने के कारण क्रैंक की तरह कार्य करती हैं। अब जब बताओ, जब ये दोनों कड़ियों की लंबाई सेम है, ठीक है, तो ये दोनों क्या है, क्रैंक का कार्य करेंगी। ठीक है, करती हैं। कड़ी एक की बात की जा रही है, जो ये है नीचे वाली फिक्स है। कड़ी 1 कड़ी 2 समान लंबाई की हैं, अतः ये कड़ी 1 और कड़ी 3 की बात की जा रही है, यहाँ पर 3 लिख लेना, कड़ी 3। कड़ी 1 और कड़ी 3 क्या है, समान लंबाई की हैं, अतः कड़ी 1 बद्ध होने के कारण फ्रेम कहलाएगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पिछले में भी बताया था, कड़ी 1 जो फिक्स होती है वो उसे क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। किसी इंजन में देखा है, उसको जो फिक्स होता है, जो हमारे पूरे प्रोसेस को सहारता है, उसे फ्रेम कहते हैं। ठीक है, कहलाएगी। कड़ी 3 ये वाली है, क्या कहलाएगी, कड़ी 2 और 4 को क्या है, सहारती है, मतलब कि मध्य गति पारिष्कृत करने के कारण कपलर कहलाएगी। ये आपको पहले भी मैं लिखा था, मैंने बता दिया था। सभी में एक सा ही लिखना है, मतलब समझ के डायग्राम से समझना है। ये पूरा डायग्राम है, उसी से समझ के आपको लिखना है। नेक्स्ट इसमें क्या है, यंत्र विन्यास का उपयोग। इस यंत्र विन्यास का जो उपयोग है, एक पहिए के घुमाव गति को दूसरे पहिए के पारिष्कृत के लिए किया जाता है। तो समझे, आप जब साइकिल चलाते हैं, ये साइकिल दिख रही है आपको, ये साइकिल चलाते हैं, इसमें चैन लगी होती है, तो इसमें पहला पहिया तो घुमाते हैं, दूसरा इससे घूमने के साथ साथ खुद पर खुद घूमता है, तो इसे ही क्या कहेंगे, ठीक है, इसे कहते हैं डबल क्रैंक यंत्र विन्यास। इसमें क्या है, डबल मतलब डबल वो लगी होती हैं, डबल रिम या डबल पहिए लगे कह देंगे, डबल क्रैंक यानी जो डबल बार घूम सकता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। नंबर 3 क्या है, इसमें नंबर 3 की बात की जाए, इसे कहते हैं क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म। तो जो लीवर और क्रैंक इसकी बात की जाए, तो क्रैंक लीवर मैकेनिज्म, क्रैंक लीवर, तो ये दूसरा है, यहाँ पर नंबर 3 डाल दिया है, तो इसे नंबर 2 डालना है आप। तो ये नंबर 2 है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 2 की बात की जा रही है। चित्र में एक बीम इंजन या धरन इंजन दिखाया गया है। ठीक है, ये 4 कड़ियों से मिलकर बना है, जो चारों कड़ी आपस में घुमाव युगल का निर्माण करती हैं। ये आपको सभी में लिखने हैं कि ये क्या है, 4 कड़ियों से मिलकर बना है और चारों कड़ियाँ आपस में घुमाव युगल बनाती हैं या घुमाव युगल का निर्माण करती हैं। ये आपको समझ में आ गया। तो आगे इस यंत्रावली के द्वारा क्रैंक एवी, अब डायग्राम में देख लें, क्रैंक एवी, जो क्रैंक एवी आपको दिख रही होगी, ये क्रैंक एवी है, तो यहाँ पर हमारी ये क्रैंक लगी हुई है। ठीक है, ये वाली हमें क्रैंक दिख रही है। ठीक है, ये क्रैंक है हमारी। तो क्रैंक एवी, यहाँ से चलते हैं आगे। क्रैंक एवी, बिलरसा कैसे हो रहा है, क्रैंक एवी व घुमाव गति को पिस्टन को पश्चाग्र गति में बदल देते हैं। ठीक है, मतलब घुमाव गति को ये पश्चाग्र गति में बदल देती है। कड़ी सी डी ई बात की जा रही है। अब इसी डायग्राम में से आपको समझना है, कड़ी सी ई डी, तो सी कहाँ है हमारा, सी कड़ी ये सी है हमारे पास, और ई कहाँ, ये है, ये कहाँ, ई सी ई डी। तो एक सेकंड देख लेंगे, ये वाली कड़ी की बात हो रही है, इस वाली की। ठीक है, तो कड़ी सी ई डी, तो एक कड़ी हो गई है। ठीक है, ये कड़ी एक, इसे कड़ी 4 कहेंगे। ठीक है, कड़ी 4 कहेंगे, लीवर कहलाएगी। लीवर वो होता है जो बताया था, डेफिनेशन आपने पहले भी पढ़ी होगी। लीवर क्या है, शुरू में ही दिया है, ये एक धरन के टाइप का होता है लीवर, जो कुछ ऐसे बिंदुओं पर सहारता, अपनी मतलब वेट को पॉइंटों पर सहारता है, जिसे क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। तो आगे क्या है इसमें, यह लीवर स्थिर बिंदु डी के प्रत्येक दोलन गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, ये दोलन मतलब हलता है। और कड़ी सी ई डी की बात की जाए, मतलब कड़ी 4 के बड़े हुए भाग के बिंदु ई पर पिस्टन रॉड द्वारा जोड़ दी जाती है। पिस्टन रॉड कहाँ लगी है, ये बड़ा हुआ भाग है, इसका लिंक 4 का बड़ा हुआ भाग है, जो पिस्टन रॉड लगी है, ये आपको समझ में आ रही होगी।
ये पिस्टन रॉड है, ये वाली पिस्टन रॉड है, सही है, आपको दिख रही होगी। तो इसके बाद क्या है, पिस्टन रॉड कहाँ है, स्वतंत्र होता है, कड़ी सीढ़ी के बड़े भाग के बिंदु ई को पिस्टन रॉड द्वारा जोड़ दिए जाती है जिसकी सहायता से पश्चाग्र गति प्राप्त होती है। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा आपको। तो द्वारा एक बार इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। तो कहेंगे चित्र में एक बीम इंजन या धरन इंजन दिखाया गया है, ठीक है। तो बीम इंजन या धरन इंजन का डायग्राम दिया गया है, ये 4 कड़ियों से मिलकर बना हुआ है। 4 कड़ियों से, जो चारों कड़ियाँ आपस में घुमाव युगल का निर्माण करती हैं। ये आपको सभी बिंदुओं में लिखना है, सभी पॉइंटों में लिखना है ये चीज़। इस यंत्रावली के द्वारा क्रैंक एवी, जो क्रैंक एवी आपको ये दिख रही होगी, क्रैंक एवी, ये वाली क्रैंक एवी, ठीक है। क्रैंक एवी व घुमाव गति को पिस्टन को पश्चाग्र गति में बदलते हैं, पिस्टन द्वारा, ठीक है। घुमाव गति को पिस्टन द्वारा किस गति में, पश्चाग्र गति में बदलते हैं, ठीक है। ये पिस्टन है हमारे ऊपर नीचे रोटेट करती है, ठीक है, ये पिस्टन लगी हुई है। तो कड़ी से इस सिलेंडर, ये सिलेंडर टाइप का रखा है, इसमें क्या है, एक पिस्टन लगी हुई है, आप दिख रही होगी। अब बात करी जाए कड़ी जो CED है, ये कड़ी CED की बात की जा रही है, ये वाली जो पूरी यहाँ से यहाँ तक ये कड़ी है, जो जिसे हम क्या कह रहे हैं, जैसे धरन कह रहे हैं, धरन या बीम कह रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ये लीवर कहलाती है, ठीक है, ये लीवर कहलाती है। यह लीवर स्थिर बिंदु D के प्रत्यय दोलन गति करने के लिए स्वतंत्र होता है। ये दोलन मतलब हलने के लिए स्वतंत्र होता है। कड़ी CED के बड़े हुए भाग के बिंदु E पर, जो इसका बड़ा हुआ भाग है ना, ये वाला जो बड़ा हुआ भाग है, ये वाला, ये बड़े हुए भाग के बिंदु E पर क्या है, एक पिस्टन रॉड द्वारा जोड़ दी जाती है, ठीक है, जिसकी सहायता से पश्चाग्र गति प्राप्त होती है। पश्चाग्र गति क्या है, ऊपर नीचे रोटेट होती है। ये हमारी पिस्टन, ये कभी ऊपर कभी नीचे इस सिलेंडर में, ठीक है। आपको समझ में आ गया पूरा प्रोसेस। नेक्स्ट है इसमें दोहरा लीवर यंत्र विन्यास। इसमें दोहरा लीवर यंत्र विन्यास है, ये डबल लीवर यानी लीवर यंत्र विन्यास कहेंगे हम। तो दोहरा लीवर यंत्र विन्यास की बात की जाए तो यह भी बहुत ईजी है, इसे समझ लेते हैं। इससे वाट इंजन सूचक या वाट सीधी रेखा यंत्र विन्यास भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 4 कड़ियाँ होती हैं, ये आपको सभी में लिखना है। और चारों कड़ियाँ क्या बनाती हैं, एक घुमाव युगल बनाती हैं। ये कड़ियाँ AC CE VFD हैं, ठीक है। इसमें से कड़ी A स्थिर है और कड़ी VFD के 2 भाग VF और VFD के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होती है। कड़ी CE तथा VFD एक लीवर की तरह कार्य करते हैं। कड़ी VFD का विस्थापन गैस या भाप द्वारा इंडिकेट प्लेंजर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा छोटे विस्थापन की स्थिति में कड़ी CE के बिंदु E द्वारा सीधी रेखा, ठीक है, सीधी रेखा ट्रेस की जाती है। इस यंत्र विन्यास की प्राथमिक स्थिति सतत रेखा द्वारा, जबकि प्लेंजर के विस्थापन के दौरान डॉटेड रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो आपको ये समझ में नहीं आया हो तो डायग्राम द्वारा मैं समझा दूं आपको। सबसे पहले क्या है इसमें, इससे वाट इंजन या सूचक वाट सीधी रेखा यंत्रावली भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 4 कड़ियाँ होती हैं, 4 कड़ियाँ आपको समझ में आ रही होंगी। एक कड़ी ये है फिक्स है, जो 1 2 3 और ये इसकी ये इक्वल लिंक 4, ठीक है। 4 कड़ियाँ हैं जो एक आपस में फिक्स हैं, तो 4 कड़ियाँ होती हैं। और बात की जाए तो ये कड़ियाँ AAC, ठीक है, AAC CE और VFD हैं। इसमें से कड़ी A स्थिर है, तो कड़ी A की बात की जाए, कड़ी A ये छोटी सी जो कड़ी है यहाँ से यहाँ, ये फिक्स है, क्या है, फिक्स है, ये आपको दिख रही होगी। तो लिंक A क्या है, हमारी फिक्स है। तो ये फिक्स होने के कारण क्या करेगी, स्थिर है। कड़ी VFD, अब VFD की बात की जाए, ये बड़ी VF और D, ये कड़ी क्या है, एक ये मतलब ये वाला ये एक ही कड़ी है। यहाँ पे ये फिक्स जॉइंट है, जो आपने बेंडिंग टाइप का देखा वी आकार का, वही है ये फिक्स जॉइंट, ठीक है। ये यहाँ पर रोटेट नहीं करेगा, ठीक है, नहीं घूमेगा। तो ये यहाँ पर ये लगा है, यहाँ पर पिन जॉइंट लगा है, यहाँ पर D और B पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ इसके बाद क्या दिया है कि 2 भाग VF, ठीक है, VF आपको दिख रहा होगा, 2 भाग VF और क्या है FD 2 भाग दिख रहे हैं, के बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होती है। इसने दे दी और मैंने बता भी दी। और कड़ी CE की बात की जाए, कड़ी जो CE है हमारी, ये टोटली कड़ी हमारे पास C और E यहाँ तक नीचे तक है। ये वाली कड़ी के बारे में की जाए, CE और तथा VFD एक लीवर की तरह कार्य करते हैं। ये दोनों कड़ी मिलकर एक क्या है, लीवर की तरह कार्य करते हैं। कड़ी VFD का विस्थापन गैस या भाप द्वारा इंडिकेटर प्लेंजर के में लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा छोटे विस्थापन की स्थिति में कड़ी CE, अब बात की जा रही है, कड़ी CE बिंदु E द्वारा सीधी रेखा ट्रेस करती है।
तो कड़ी सी ई आपको दिख रही होगी, सी और ई, ये कड़ी दिख रही है आपको, और तो बिंदु ई द्वारा, ई इस बिंदु के इसके बिंदु के द्वारा, ठीक है, इस वाले बिंदु के द्वारा, बिंदु ई के द्वारा क्या करेगी, सीधी रेखा, ठीक है, सीधी रेखा ट्रेस करेगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो और सीधी रेखा ट्रेस करने के बाद क्या है, इस यंत्र विन्यास की प्रारंभिक स्थिति सतत रेखा द्वारा, जबकि प्लेंजर की विस्थापन के दौरान डॉटेड रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाली जो रेखा है इधर से इधर को, मतलब ये दिख रहा होगा, ये एक डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाई जाएगी। ये आगे पीछे होती रहती है, ठीक है, ये इधर, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। और ये हमारा क्या लगा है इसमें, पिस्टन, ये पिस्टन लगी है, ठीक है, ये वाले पिस्टन है और ये सिलेंडर है। आई होप आपको समझ में आ गया। ये क्या है, ऊपर नीचे रोटेट करता है, ये पश्चाग्र गति करता है, ठीक है, ये ऊपर नीचे होता है, तभी तो हमारा ये मतलब ये बिंदु ई है क्या, ये आगे पीछे डॉटेड लाइन में चलता है, ठीक है। अब बात की जाए सिंगल जो एक का सिलेंडर क्रैंक यंत्र विन्यास की बात की जाए तो वो क्या है, ये डायग्राम द्वारा आपको समझा दिया जाएगा। ये सिंगल सिलेंडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो ये नंबर टॉपिक सेकंड है। इसमें क्या है, एक स्लाइडर क्रैंक यंत्र विन्यास 4 छड़ चैन यंत्र विन्यास के का सुधरा हुआ रूप है। तो नेक्स्ट द्वारा पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक स्लाइडर क्रैंक यंत्र विन्यास 4 छड़ चैन यंत्र विन्यास का सुधरा हुआ रूप है, ठीक है। इस यंत्र विन्यास का उपयोग पश्चाग्र गति करने वाली भाप इंजनों में किया जाता है, ठीक है। इस यंत्र विन्यास में 4 घुमाव युगल, ठीक है, 4 घुमाव युगल की तरह की जगह 3 घुमाव युगल तथा एक फिसलने वाला युगल होता है, ठीक है, एक फिसलने वाला युगल होता है। यह यंत्र विन्यास 4 कड़ियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कड़ी 1 से स्थिर होने के कारण फ्रेम सिलेंडर, जबकि कड़ी 2 क्रैंक, कड़ी 3 कनेक्टिंग रॉड, कड़ी एवं कड़ी 4 स्लाइडर कहलाता है। मतलब ये आपकी प्रोसेस आपको क्लियरली इसके बारे में डायग्राम के बारे में लिख दिया है। तो आपको डायग्राम में समझा दूँ, ये क्या है, हमारे पास क्रैंक है, एक क्रैंक दी गई है, और ये हमारे पास पिस्टन है, और ये हमारे पास सिलेंडर है, और सिलेंडर ये क्या है, क्रॉस हेड, ठीक है, क्रॉस हेड है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या है, एक स्लाइडर क्रैंक यंत्र विन्यास 4 छड़ चैन यंत्र विन्यास का सुधरा हुआ रूप है ये, ठीक है। इस यंत्र विन्यास का उपयोग पश्चाग्र गति करने वाली भाप इंजनों में किया जाता है, ठीक है। इस यंत्र विन्यास में 4 घुमाव युगल, ठीक है, 4 जो घूमने वाले युगल हैं 4 लगाए जाते हैं, ठीक है। 4 घुमाव युगल तो हर एक यंत्र विन्यास में होते हैं, ध्यान रखना, की जगह 3 घुमाव युगल, अब हम 4 की जगह 3 कर रहे हैं, तथा एक फिसलने वाला। कौन सा है फिसलने वाला, ये वाला एक फिसलने वाला युगल है, ठीक है। ये इसके प्रति क्या होगा, फिसलन क्रिया करेगा आगे पीछे, ठीक है। जो पिस्टन है, पिस्टन अंदर बाहर होगी, एकदम इधर से इधर को रोटेट होगी। आप आई होप आपको ये पूरा इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा।